नमस्कार मित्रों, पढ़ाई साझा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं कैलाश डांगल इतिहास विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, इतिहास को समझने का प्रयास हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि इसका वर्गीकरण अच्छे से नहीं समझ पाने की वजह से हम इतिहास को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो चलिए, आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा शुरुआत हम करेंगे और इसके अंदर इतिहास का वर्गीकरण आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा मैं। और उस वर्गीकरण के आधार पर जितने भी बिंदु, जितने भी टॉपिक उसमें डाले गए हैं, आगे हम विस्तार से उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वर्गीकरण को समझने से पहले हम भारत के इतिहास को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कुछ फैक्ट्स है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इतिहास, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, भूतकाल में घटित प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर जो संकलन किया जाता है, उसे ही इतिहास कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि कौन वे व्यक्ति रहा होगा जिसने पहली बार कौन सा दस्तावेज या कौन सी पुस्तक लिखी होगी जिसको इतिहास का पहला दस्तावेज या पहली पुस्तक का गौरव प्राप्त है। यूनान के एक व्यक्ति थे, हेरोडोटस। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में भारत आए और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। उस समय उनका उद्देश्य कोई इतिहास लिखने का नहीं था। भारत और फारस देश के बीच में जो व्यापारिक समझौता या जो व्यापार का जो वर्णन है, वो उस पुस्तक में है। लेकिन यह वह पुस्तक बन गई जो आज इतिहास की पहली पुस्तक का गौरव प्राप्त है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा को जन्म देने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम जोन्स। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जनक या पितामह हेरोडोटस, और हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी। दूसरा जो चित्र है वह है विलियम जोन्स का। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत के अंदर इतिहास की शुरुआत की। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। अगर आपने इस वर्गीकरण को अच्छे से समझ लिया तो मेरा मानना है कि आपको इतिहास समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। वे 3 भाग कौन से होंगे? देखिए, पहला भाग जो होगा वह होगा प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री। दूसरा जो होगा वह होगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो भाग है वह होगा ऐतिहासिक काल, जैसे हम हिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, इनका काल क्रम क्या रहा, क्योंकि समय निर्धारण के आधार पर हम जब आगे बढ़ेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि कौन सा समय किस काल का है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है, अर्थात सारे विद्वान एक राय नहीं है। लेकिन अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे, सभी विद्वानों के विचारों को अगर मिलाया जाए, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव ने जब विकास प्रारंभ किया था तो वह समय क्या रहा होगा। वह था 20 से 25 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। और आद्यैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री, इसके अंदर 2500 से लेकर 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह आद्यैतिहासिक काल कहलाता है। तीसरा, 600 ईसा पूर्व
से लेकर के 1947 का जो काल है, यानी जब हमारा भारत आजाद हो गया था, उस समय तक का जो काल है वह ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री कहलाता है। अगला प्रश्न उठता है कि इन सभी को कौन से आधार रहे होंगे जिन आधार के ऊपर इनको हमने वर्गीकृत किया है। तो देखिए मित्रों, सबसे बड़ी जो बात है वह इतिहास को जानने की जो सबसे बढ़िया और सबसे जो विश्वसनीय स्रोत है वह है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने ये तीन वर्गीकरण किए हैं। और पहला जो हमारा वर्ग है वह है प्रागैतिहासिक काल। इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है, परंतु कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ना तो भाषा का विकास हुआ था और ना ही लिपि का, अतः हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। दूसरे काल की बात करते हैं, आदि ऐतिहासिक काल की बात। इसके अंदर पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, लेकिन हम इसकी जो प्रारंभिक काल है यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये जो काल है इसमें लिपि तो मिली है, लेकिन अभी हमारे विद्वान उसको पढ़ने में असमर्थ रहे। लेकिन इसका जो अंतिम चरण है यानी जो वैदिक काल है, उसके अंदर जो भी साहित्य हमें मिला है उसको हम भलीभांति समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए तो उनके दो भाग हो गए। एक भाग ऐसा जिसको हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं और दूसरा ऐसा जिसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं वेदों की। तीसरा, इसके अंदर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा आधार रहता है वर्गीकरण का। अब हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाए, क्योंकि इतना लंबा समय ये काल है, इसको हम एक तरीके से नहीं समझ सकते। तो हम अगर इसको वर्गीकृत करें तो इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला काल पूरा पाषाण काल। अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के समय की। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है ये प्रारंभिक समय माना जाएगा 20 से 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह पूरा पाषाण काल का समय माना गया। अगला, इस समय मानव का जो मुख्य कार्य है वह क्या था? वह था शिकार करना। देखिए, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मनुष्य का केवल और केवल एकमात्र था उसकी जो भूख उसको लग रही है उसको मिटाना, अपनी भूख को मिटाना। सुबह उठा और उसकी जो पूरे दिन की जो दिनचर्या थी वह यही थी कि इस भूख को कैसे शांत किया जाए, यानी कि शिकार करना इसका मुख्य कार्य था। अगला अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसके अंदर शिकार करने के साथ साथ में मानव कुछ और कार्य भी करने लगा था। अगर इसके समय की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह मध्य पाषाण काल का समय माना जाएगा। कार्य की यदि बात करें तो शिकार मानव कर रहा था, लेकिन शिकार के साथ साथ में वे पशुपालन की ओर भी अग्रसर हुआ। उसने सोचा कि मैं पशुओं को मार करके अपने भोजन की पूर्ति करता हूं, क्यों ना इनको पालतू बना लिया जाए और दूसरे तरीके से दूध, मांस या अन्य तरीके से अपने भोजन की पूर्ति करूं। तो यही वे समय था जब मानव ने पशुओं को पालना भी प्रारंभ किया, यानी शिकार के साथ साथ में वह पशुपालन का कार्य भी करने लगा। ये मध्य पाषाण काल। हम इसको आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ बिंदुओं पर बात कर रहे हैं और आपको वर्गीकरण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा जो काल है वह है नवपाषाण काल। इसके अंदर समय की बात करें तो 4,000 से 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह नवपाषाण काल कहलाएगा। कार्य की बात करें तो यहां पर देखिए, शिकार वैसे वैसे चल रहा है, पशुपालन हो गया,
लेकिन इसी के साथ में वह एक कार्य और कर रहा है और वह हो गया कृषि। अब देखिए, जैसे जैसे मानव अपना विकास करता जा रहा है उसकी प्राथमिकताएं बदलती जा रही है। पूर्व पाषाण काल में उसकी प्राथमिकता थी शिकार। मध्य पाषाण काल में आते आते प्राथमिक कार्य हो गया पशुपालन, शिकार पर वो कम निर्भर हुआ। और नव पाषाण काल आते आते वह शिकार पशुपालन के साथ में कृषि कार्य भी करने लगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ मानव के जीवन में। अब हम बात करते हैं कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल हमने तीन भागों में विभाजित कर दिया प्रागैतिहासिक काल को। अब पूर्व पाषाण काल का जो समय है ये बहुत लंबा समय है, बहुत बड़ा समय है। इसको हम एक ही काल में नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हम लोग इसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला होगा निम्न पूर्व पाषाण काल, जो प्रारंभिक समय कहलाएगा। और अगला होगा मध्य पूर्व पाषाण काल। और तीसरा जो होगा वह होगा उच्च पूर्व पाषाण काल। तो हम पूर्व पाषाण को भी फिर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही पाषाण काल समाप्त होता है और मनुष्य धातु के बारे में जानने का प्रयास करता है और उसको धातु मिलती है, वह धातु कौन सी थी? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी वह धातु थी जिसका मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया। प्रकृति में धातु तो सभी थी, लेकिन मानव को कौन सी धातु का पहले ज्ञान हुआ? तो वह था तांबा, यानी कि ताम्र। तो इसका जो अगला हम विभाजन करेंगे वे करेंगे ताम्र पाषाण काल। देखिए, ताम्र पाषाण का मतलब क्या हो गया कि तांबा और पाषाण, इन दोनों को मिला करके हमें कुछ औजार, कुछ हथियार मिले हैं। उन्हीं के आधार पर इस समय को, इस काल को हमने नाम दिया है ताम्र पाषाण काल। देखिए, अब ताम्र पाषाण काल के बारे में समझने के लिए हम चार बिंदुओं पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसके अंदर पहला आता है मालवा संस्कृति। मालवा जो मध्य प्रदेश का भाग है उसे मालवा कहते हैं। और वहां से हमें ताम्र पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगली हम पढ़ेंगे गणेश्वर संस्कृति, और उसके बाद आहट संस्कृति, और अंत में जोरवे संस्कृति। इन चार संस्कृतियों को जब हम पढ़ेंगे तो ताम्र पाषाण काल अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्गीकरण है ये काफी आपको पसंद आ रहा होगा, और प्रत्येक बिंदु पर हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल का जो पहला हमने वर्ग किया है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। आज सब सिंधु घाटी सभ्यता से भली भांति परिचित है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इस वर्गीकरण के अंदर आप देखेंगे तो कितना महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा हमें हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी और मानव के विकास को समझने के लिए इस सभ्यता को समझना अति आवश्यक है। दूसरा जो इसका भाग है वह है वैदिक काल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, यानी एक मध्य भाग है। क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है एक साधारण विकास था, लेकिन जैसे ही आर्यों का आगमन होता है भारतवर्ष की तरफ, उस समय से आमूलचूल परिवर्तन होता है भारतीय संस्कृति में। तो वैदिक काल का जो समय है और वेदों की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है वेदों से, और वेद उस समय की व्यवस्था को समझने के लिए आज हमारे पास में सबसे प्रमाणिक साधन है। और वैदिक काल को समझने से पहले हम एक बार इसके समय को समझे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह कहलाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। 1750 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह वैदिक काल। अब हम समझने के लिए वैदिक काल को भी दो भागों में विभाजित करते हैं। उसका भी मैं कारण बताऊंगा कि दो भागों में क्यों विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वह है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो भाग है वह है उत्तर वैदिक काल।
अब देखिए ऋग्वैदिक काल, इसके अंदर केवल एक वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की। बाकी जो अन्य वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसलिए हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। और इसका समय भी 1750 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का समय, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल का समय माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल, आदित्यसिक काल का हमने वर्गीकरण किया। अब देखिए ऐतिहासिक काल, यानी जो मैन हिस्ट्री है उसके ऊपर हम आते हैं। देखिए पहला जो है वह है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। अब हम इसको अगली स्लाइड में समझ रहे हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखिए ऐतिहासिक काल को जब हम समय की बात करते हैं तो 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 1947 ईस्वी तक का जो समय है उसको हम ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। इसका विभाजन हम कैसे कर पाएंगे? देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीन भागों में हमने इसको विभाजित किया। अब देखिए प्राचीन जो भारत है इसको समझने के लिए हम इसको और विभाजित करेंगे। देखिए सबसे जो पहला काल आएगा वह आएगा महाजनपद काल। यस, आप इससे भली भांति परिचित है कि वह ये वो समय है जब भारत की वास्तविक हिस्ट्री यानी वास्तविक इतिहास प्रारंभ हुआ। और जब हम इन 16 जनपदों का अध्ययन करते हैं तो लगभग हम प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। इसके बाद में इन 16 महाजनपदों में एक शक्तिशाली जनपद उभर करके सामने आता है और जिसका नाम है मगध साम्राज्य। जी हाँ, आपको याद आ रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, ये सभी इसी जनपद के राजा रहे हैं और बहुत ही शक्तिशाली ये साम्राज्य बनता है। इसके कारण क्या रहे हम आगे और डिस्कस करेंगे। अगला वर्ग हम देखते हैं कि मगध के अंदर मौर्य साम्राज्य का उदय होता है और एक अखंड भारत की ओर यह साम्राज्य अग्रसर होता है। मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक है इसके अंदर हम मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजवंश हुए उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों की जब समाप्ति होती है, उनका शासन का अंत होता है, उसके बाद में कुछ शासक आते हैं जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, आबिर वंश, इक्ष्वाकु वंश, शक वंश और कुषाण वंश। इनका जो अध्ययन है हम करेंगे मौर्योत्तर काल के टॉपिक में। आगे चलिए, मौर्योत्तर काल के बाद में एक और शक्तिशाली वंश आता है गुप्त, और गुप्त काल के अंदर हम अध्ययन करेंगे गुप्त काल के जितने भी राजवंश है उनका। अब देखिए इनके समय की अगर बात करें तो मौर्य का जो समय रहा वह रहा 321 से 185 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह मौर्य काल कहलाएगा। उसके बाद में 185 के बाद में मौर्योत्तर काल प्रारंभ होता है जिसमें अलग अलग तरह के वंश आते हैं, और उसके बाद में फिर एक वंश आता है गुप्त वंश, और उसका शासन रहता है 275 ईसा पूर्व से 505 ईसा पूर्व तक का। इसके बाद में जो वंश आता है वह आता है हर्षवर्धन वंश। हर्षवर्धन एक शासक का नाम है, लेकिन इस वंश के अंदर यह एक शक्तिशाली शासक हुआ था इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया। और इसका जो समय है वह 505 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक का यानी ईस्वी का कहलाएगा। सॉरी, देखिए इसका जो समय है वह 600 के आसपास शुरू होता है, लेकिन इसके जो वंशज थे वो 100 साल पहले से ही प्रारंभ हो गए थे, इसलिए हमने इसको समय ये दिया है। और
वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ये दोनों एक ही वंश के दो नाम है। तो ये वर्धन काल भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्ट्री में, और हम इसको आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। अब मध्यकालीन भारत का जो समय है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो समय है उस समय को हम कहेंगे मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत को समझने के लिए हम इसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। एक तो पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत का मतलब हो गया कि जब मध्यकाल प्रारंभ हुआ था, प्राचीन काल समाप्त हो गया हर्षवर्धन के बाद की बात, और उस समय पूर्व मध्यकालीन का जो समय है वो क्या कहलाएगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से राजवंश आएंगे। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वह है राजपूत वंश, पाल, गुर्जर और प्रतिहार वंश। इन चार वंशों का हम पूर्व मध्यकालीन भारत के अंदर अध्ययन करेंगे उत्तर भारत में। अब बात चली उत्तर भारत की तो दक्कन में भी जाएंगे। दक्कन के अंदर उस समय थे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये तीन वंश प्रमुख थे, उनका हम अध्ययन करेंगे इसमें। और दक्षिण के अंदर चलेंगे तो चेर, पांडे, चोल, शाही, इन राजवंशों का हम अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत के अंदर। और अब अगर बात चल रही है कि ये तो हो गया पूर्व मध्यकालीन भारत, इसका जो दूसरा पार्ट है वह है उत्तर मध्यकालीन भारत, और इसका जो समय है वह 12वीं से 18वीं शताब्दी का जो समय है वह उत्तर मध्यकाल कहलाएगा। अब देखिए उत्तर मध्यकाल में उत्तर भारत के अंदर हम कौन कौन से शासक पढ़ेंगे। जैसे हमने ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा कि पूर्व मध्यकाल के अंदर उत्तर भारत के अंदर राजपूत शासक हुए, पाल, गुर्जर और प्रतिहार हुए। लेकिन उत्तर मध्यकालीन भारत यानी कि 12वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर उत्तर भारत के अंदर कौन कौन से शासक उभरे। सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का जो साम्राज्य है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दिल्ली का जब साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर दो राजवंश प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे, और उनका नाम है चौहान और मुगल। भारत के इतिहास को बहुत ही गहराई से इन्होंने प्रभावित किया। अगला दक्कन। दक्कन के अंदर विजयनगर के बहमनी, और आगे हम चलेंगे दक्षिण भारत के अंदर देव, चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसाल, इनका हम अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत के अंदर। तो ये था मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। अब हमने 13वीं शताब्दी क्यों लिया, देखिए यूरोपीय जातियों का आगमन भारत में प्रारंभ हो गया था, और हम बात करें जैसे वास्को डी गामा या उनके समकक्ष और जितने भी यात्री आए, तो ये वह काल था जब 13वीं शताब्दी अंत हो रही थी और 14वीं शताब्दी प्रारंभ होने वाली थी। उस समय का जो काल है उनको हम आधुनिक भारत के अंदर हम रखेंगे। देखिए इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये हम यहां से प्रारंभ करेंगे। और इसको और आगे समझने के लिए मराठा साम्राज्य, हालांकि मराठा साम्राज्य का उदय इससे पहले हो चुका था, लेकिन यहां पर इसका चरमोत्कर्ष होता है और फिर इसका धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। इसका अध्ययन हम आधुनिक भारत की हिस्ट्री में करेंगे। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और भारत की राजनीति और संस्कृति को पूरी तरह से प्रभावित करती है, और लगभग 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखती है। तो भारतीय इतिहास को बहुत ही जो प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अगला जो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के काल का, क्योंकि ये मिड सेशन कहलाता है, और शायद ये क्रांति अगर अच्छे से हुई होती तो भारत शायद 100 वर्षों पहले आजाद हो चुका होता। इसका हम अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा भारत में आदिवासी, किसान और जन आंदोलन, इनका हम अध्ययन करेंगे।
अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, आजादी की लड़ाई के साथ साथ में हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने और विचारकों ने अंग्रेजों से युद्ध करने के साथ साथ, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के साथ साथ समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां फैली हुई थी, उसको भी ठीक करने का प्रयास किया। तो उसको हमने नाम दिया भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वह रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन। भारत को कैसे आजादी मिली, और अंत में रहेगा भारत में संवैधानिक विकास। भारत आजाद होता है और भारत के नागरिकों के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम इसको संचालित कैसे करेंगे, तब संविधान का विकास प्रारंभ होता है। तो मित्रों, अभी हमने जितना भी वर्गीकरण समझा है, इस एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो के माध्यम से, हो सकता है किसी किसी टॉपिक पर 1 या 2 या 3 वीडियो भी बन सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर अच्छे से इस वर्गीकरण को अगर आपने समझा है और आगे वाली वीडियो को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको पूरा इतिहास समझ में आएगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।